तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 जो द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था दोस्तों बिहार दरोगा का। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि सुमेलित कीजिए दोस्तों। घटना इधर इधर वर्ष है दोस्तों। यहाँ समझिएगा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, याद रखिएगा दोस्तों कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों फरवरी 1918 में। याद रखिएगा कि फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह का हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा मार्च 1918 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि मार्च 1918 में, ठीक है दोस्तों, मार्च 1918 में क्या हुआ था दोस्तों, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह 1917 यानी कि डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। डी का 1 हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ये सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसमें ठीक है, इसमें डेट नहीं दिया हुआ है कि कब हुआ इसके, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह भी हो सकता है 1918, यानी कि बी का ऑप्शन 3 भी हो सकता है, बी का ऑप्शन 4 भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और ए का ऑप्शन 3 भी हो सकता है, ए का ऑप्शन 4 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ईस्वी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ आप याद कर लीजिए कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, फरवरी 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, मार्च 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ देखिए उत्तर सी और डी दोनों दे रहा है दोस्तों, ठीक है। उत्तर क्या है, सी और डी दोनों हो जाएगा उसके हिसाब से, क्योंकि वहां पे विकल्प में क्या था दोस्तों, ईस्वी था, वहां पे डेट नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, घटना यानी कि इधर वर्ष है। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, फरवरी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, मार्च 1918 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। चूंकि विकल्प में केवल वर्ष का उल्लेख है दोस्तों, अतः विकल्प सी एवं डी दोनों ही सही है, ठीक है। ये आपको मेन रूप से याद कर लीजिए कि कब क्या हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए दोस्तों, आपके सामने दूसरा नंबर सवाल आपके सामने क्या है, समझिएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है दोस्तों। किस देश से, तो नामीबिया देश से। किस देश दोस्तों, नामीबिया। याद रखिएगा नामीबिया एक देश है दोस्तों जिसका राजधानी होता है विंड हॉक। क्या होता है दोस्तों, विंड हॉक जो है ये नामीबिया देश की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है, नामीबिया। रूस की राजधानी क्या दोस्तों, मॉस्को। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन जो है वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है। रूस की मुद्रा क्या होती है दोस्तों, रूबल जो है रूस की मुद्रा है। और रूस की राजधानी मॉस्को जो है ये मास्कोवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों, तो रूस जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ठीक है। मैक्सिको की राजधानी क्या है दोस्तों, मैक्सिको सिटी, याद रखिएगा। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों, तेहरान, ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अफ्रीकी देश नामीबिया से चीता लाने की योजना बनाई गई है। जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर पूर्व में लगाए गए रोक को हटा लिया गया, ठीक है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए चीतों को कोनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मध्य प्रदेश में छोड़ा गया दोस्तों। याद रखिएगा मेन रूप से ये ला कि कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, भोपाल। और भोपाल गैस कांड कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1984 में। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हो गया था, ठीक है। अगला दोस्तों 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कानूनी नहीं है, ठीक है। क्या है, कानूनी नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये तीनों का उल्लेख है दोस्तों, बल्कि कानूनी का उपयोग नहीं है। भारतीय संविधान को उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है, तो कानूनी का, ठीक है। आइए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। डिस्कशन देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप का उल्लेख है, जबकि कानूनी रूप का उल्लेख नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 4 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा व्यादेश का, याद रखिएगा जैसे कि प्रतिषेध का, परमादेश का, अधिकार परीक्षा का, तीनों का उल्लेख है, बल्कि ऑप्शन डी हो जाएगा
देश का उल्लेख नहीं है। ठीक है, आइए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित याचिकाओं का उल्लेख है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, जबकि व्यादेश का उल्लेख नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? याद रखिएगा वोल्ट। ठीक है, वोल्ट है दोस्तों विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई। विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अराकान योमा। ठीक है, ये अराकान योमा जो दोस्तों ये नेपाल से संबंधित नहीं है। महाभारत श्रृंखला ये नेपाल से संबंधित है। शिवालिक श्रृंखला और ग्रेट हिमालय ये दोस्तों ये जो है यानी कि ये सब नेपाल से संबंधित है। और अराकान योमा जो है दोस्तों ये नेपाल से संबंधित नहीं है। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू नेपाल की राजधानी है, याद रखिएगा। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि अराकान योमा जिसे अराकान पर्वतमाला या रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है दोस्तों जो भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है। शेष तीनों पर्वत श्रृंखलाएं जो है ये नेपाल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा अराकान योमा जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अराकान पर्वतमाला या रखाइन पर्वतमाला, ये मेन रूप से कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी म्यांमार में स्थित है दोस्तों। म्यांमार की राजधानी क्या होता है? नेपीताओ। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? म्यांमार का बर्मा नाम था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देखेंगे मेन रूप से। अगला सवाल 7 नंबर सवाल, समझिएगा 7 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? कौन होता है दोस्तों? तो प्राक्कलन समिति, याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति? तो प्राक्कलन समिति जो है ये प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं, समझिएगा। यहाँ पे डिस्कशन देखिए, यहाँ पे प्राक्कलन समिति, ठीक है दोस्तों, का गठन लोकसभा के सदस्यों में से होता है, जबकि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनमें से प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का सदस्य ही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर है कि भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा ये त्रिपुरा में किया गया है। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? किस राज्य में? त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, चलिए इसके साथ देखते हैं डिस्कशन। देखिए फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया दोस्तों। बांग्लादेश के तीनों ओर से कौन घिरा हुआ दोस्तों? याद रखिएगा त्रिपुरा जो ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला है 9 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा अनुच्छेद 51 क में किया गया। याद रखिएगा मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया दोस्तों। याद रखिएगा मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 क में किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का। इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य तत्मसय के सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। यानी कि मूल कर्तव्य दोस्तों की कहाँ से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है दोस्तों? याद रखिएगा ये ब्रोमीन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों? अधातु। अगर धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो पारा जो है ये धातु जो है पारा धातु ये कमरे के तापमान पर तरल होती है। और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत Br होता है। ठीक है, याद रखिएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग होता है। आपको ध्यान रखना है कि कार्बन के कितने अप्रूफ है दोस्तों? 2 अप्रूफ है। कौन कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। ये भी ध्यान रखिएगा कि कार्बन के 2 अप्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है दोस्तों? हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों आपके सामने इसका डिस्कशन देखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु यानी कि नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। 11 अधातुएं कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में है, जबकि अन्य अधातुएं ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 11 नंबर है कि भारत ने, यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों, भारत ने
को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था दोस्तों। किसको? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया को, ठीक है। यानी भारत ने इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। इंडोनेशिया राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता। जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है और आसियान में टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों? 10 देश शामिल है, सॉरी दोस्तों 11, ठीक है। अभी बढ़ गया दोस्तों, कितना देश शामिल है? तभी 11 देश शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा 11 देश शामिल है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है 11 देश शामिल है किसमें? आसियान में। आसियान का स्थापना 1967 को हुआ था, याद रखिएगा 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था और इंडोनेशिया में ही, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? येन। याद रखिएगा येन जो जापान की मुद्रा है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक, ठीक है। मलेशिया राजधानी क्या है दोस्तों? मलेशिया राजधानी है कुआलालंपुर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला इसका डिसीजन देखेंगे। देखिए दोस्तों, वर्ष 2018 में भूकंप और सुनामी, ठीक है। वर्ष 2018 में भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया को सहायता पहुंचाने हेतु भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। अगला है दोस्तों 12 नंबर कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है दोस्तों? ये दाब को परिभाषित करता है। याद रखिएगा कि इकाई सतह पर क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल जो है ये दाब को परिभाषित करता है, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि किसी इकाई सतह पर लगने वाले लंबवत बल को दाब यानी कि प्रेशर कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है जिसे पास्कल भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है दोस्तों, याद रखिएगा दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब कैसा मात्रक? पास्कल होता है दोस्तों, ठीक है। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा एक कालिदास है। याद रखिएगा कालिदास जो है ये मालविकाग्निमित्रम के लेखक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्कशन। तो मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं, ठीक है। अगला दोस्तों 14 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे 14 नंबर सवाल है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों? ये किया गया है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? एकनाथ शिंदे। तो हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट ये भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट यानी कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है दोस्तों? याद रखिएगा किसका संबंध है? तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी का। याद रखिएगा टीबी का जो बीमारी का जो संबंध है ये निक्षय पोषण योजना से है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। इस योजना के तहत टीबी के उपचार के दौरान रोगी को प्रति माह 500 रुपये पोषण संबंधी जरूरतों हेतु वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला सवाल 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा ये महात्मा गांधी थे, ठीक है। महात्मा गांधी जो दोस्तों याद रखिएगा कि हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। याद रखिएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं मेन रूप से इसका डिस्कशन देखेंगे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है दोस्तों? याद रखिएगा तो MgSO4, ठीक है। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं सॉरी दोस्तों CaCO3, ठीक है। CaCO3 क्या दोस्तों? ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। CaCO3 अगर हम इसको देखेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? चूना पत्थर किसको कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 लाइम स्टोन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 18 नंबर कि भारत में प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों भारत के? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो 15वें राष्ट्रपति है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो आदिवासी महिला है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए
इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः विधिक दृष्टि से विकल्प सी सर्वाधिक उपयुक्त है। परंपरा के अनुसार बहुमत दल द्वारा मनोनीत व्यक्ति या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति स्वविवेक से उस व्यक्ति जिसके पक्ष में बहुमत की संभावना हो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर सवाल जो दोस्तों ये आपका मैथ का सवाल है। ठीक है, ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका 20 नंबर सवाल भी दोस्तों मैथ का ही है। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा में टोटल 5 मैथ का सवाल पूछता है जो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला 21 नंबर कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता दोस्तों? ये जीता है इंडियन रेलवे ने जीता। किसने जीता है? इंडियन रेलवे। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? इंडियन रेलवे ने जीता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 का किताब इंडियन रेलवे की टीम ने जीता। 69वां सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर। यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। याद रखिएगा शिक्षा। ठीक है दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। अगला दोस्तों 23 नंबर सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 23 नंबर कि हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह कौन सी नदी है? वह है दोस्तों महानदी। याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो विश्व की सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध जो किस नदी पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा महानदी की लंबाई करीब 854 किलोमीटर लगभग है दोस्तों। याद रखिएगा गोदावरी नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? 1465 किलोमीटर। याद रखिएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों गोदावरी नदी का, जिसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। पेरियार नदी मेन रूप से कहाँ बहती है दोस्तों? ये केरल में बहती है। कहाँ बहती है? केरल में बहती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। याद रखिएगा महानदी जो है यानी हीराकुंड बांध जो मेन रूप से किस नदी पर महानदी हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में दोस्तों। उड़ीसा राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है। याद रखिएगा। अगला दोस्तों 24 नंबर कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है दोस्तों? याद रखिएगा ये मिस्र का है। ठीक है, खमसीन जो है ये किस देश का स्थानीय पवन है? तो मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा। याद रखिएगा काहिरा जो है दोस्तों मिस्र की राजधानी है। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट भी बोलते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि खमसीन जो है ये किस देश से स्थानीय पवन है? ये मिस्र का है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। तो खमसीन जो है दोस्तों ये गर्म शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है जिसे मिस्र में स्थानीय स्तर पर खमसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खमसीन। अगला है 25 नंबर कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से के कारण होता है। ये अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। समझिएगा यहाँ पे देखिए तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से अपवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे प्रकाश बिंदु के स्रोत प्रतीत होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों पर का पृथ्वी पर पहुंचने के क्रम में वायुमंडल में कई बार असामान तरीके से अपवर्तन होता है। ठीक है, इससे उनका पथ परिवर्तन लगातार होता रहता है जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है। चूंकि तारे की जो आभासी है स्थिति बदलती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है और तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं तो इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, ये सही है दोस्तों। याद रखिएगा इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है,
ये दोस्तों गलत है, इथेनॉल पानी में घुल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। इसका मेन रूप से हम लोग डिस्कशन जब देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है दोस्तों। इथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल, ठीक है, का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है ये C2H5OH होता है। इसे सामान्यतः अल्कोहल भी कहते हैं। यह पानी में घुलनशील तथा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसे टिंचर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर सवाल, देखिए 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, रक्षा सम्मिलित है, रेलवे भी सम्मिलित है, स्थानीय स्वशासन ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, मेन रूप से इसका जो आरबीआई का स्थापना हुआ सही है कब हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949 में किया गया था, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई की जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत में जो रेलवे की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज इसका हम लोग मेन रूप से डिस्कशन देखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं दोस्तों, कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और याद रखिएगा ये जो तीनों सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये तीनों सूची का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 7 में किया गया है, ठीक है। तीन अनुसूचियां शामिल है। संघीय सूची में मूल रूप में 97 विषय शामिल थे, वर्तमान में कितने विषय दोस्तों, 100 विषय इसके अंतर्गत सम्मिलित है। रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि संघ सूची के विषय हैं, जबकि स्थानीय शासन जो है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। ये स्थानीय जो शासन है ये कौन से सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। देखिए दोस्तों 28 नंबर सवाल है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, जनित्र कहलाता है। याद रखिएगा कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, जनित्र कहलाता है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा कि जनरेटर या जनित्र, जिसको जनरेटर, जिसे विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल है कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुए को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है आपके सामने 30 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 30 नंबर है कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट यानी कि पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है, ये सिंगापुर में किया, कहाँ किया गया है, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है दोस्तों, सिंगापुर सिटी। मलेशिया राजधानी क्या है दोस्तों, कोलालमपुर, याद रखिएगा, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, चीन की राजधानी है बीजिंग। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक, ठीक है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट यानी कि पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2018 में सिंगापुर में हुआ था। 14वें ईस्ट एशिया समिट का आयोजन नवंबर 2019 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। 16वां ईस्ट एशिया समिट 2021 में ब्रुनेई में आयोजित हुआ था, जबकि 17वां ईस्ट एशिया समिट 2022 कंबोडिया में संपन्न हुआ। कंबोडिया, याद रखिएगा दोस्तों, कंबोडिया में 2022 में हुआ है। कहाँ पूछेगा सवाल, तो कंबोडिया 2022 में हुआ दोस्तों, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट का जो आयोजन है 2022 में कहाँ हुआ, कंबोडिया। कंबोडिया राजधानी क्या दोस्तों, न्यू पने जो है, नौ पने, ये कंबोडिया की राजधानी है। और अंकोर वाट का मंदिर भी कंबोडिया में ही स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों 31 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु यदि स्थिर है तो यह निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है दोस्तों, यह कथन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। याद रखिएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई
कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम, ठीक है, याद रखिएगा, लॉ ऑफ इनर्टिया भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए अगला है दोस्तों 32 नंबर सवाल, जो मैथ का सवाल है, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए अगला सवाल भी 33 नंबर सवाल भी दोस्तों आपका मैथ का ही सवाल है, इसलिए आप लोग इसको स्टॉप करके सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने 34 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एल्विओलाई, याद रखिएगा एल्विओलाई कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। क्या कहा जाता है? एल्विओलाई, ठीक है। यहाँ हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एल्विओलाई कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 35 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल है कि डिजिटल करेंसी अम्बेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों? किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यूएई व सऊदी अरब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूएई व सऊदी अरब के द्वारा डिजिटल करेंसी अम्बेर लॉन्च किया गया है। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई का राजधानी क्या होता है? यानी कि अबू धाबी यूएई की राजधानी होता है। सऊदी अरब की राजधानी क्या होता है दोस्तों? रियाद। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कतर की राजधानी क्या होता है दोस्तों? कतर की राजधानी होता है दोहा, जापान का टोक्यो, चीन का बीजिंग, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी अम्बेर जो है ये यूएई और सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो जनवरी 2019 में यूएई और सऊदी अरब द्वारा डिजिटल करेंसी अम्बेर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगला है दोस्तों 36 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा कि जयप्रकाश पुल यानी कि जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरयू नदी, घाघरा नदी। आइए और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे है गंगा नदी और यमुना नदी। याद रखिएगा ये जो है मेन रूप से किस नदी पर है? ये गंगा नदी पर। गंगा नदी लंबाई कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा कि गंगा नदी लंबाई है 2525 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पटना और सोनपुर को जोड़ने वाला जयप्रकाश पुल जो है ये गंगा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। जयप्रकाश पुल यानी कि जेपी सेतु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों 37 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा तो 37 नंबर सवाल आपके सामने क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सबसे पहला कथन है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट यानी कि ITLU भी मास्को में स्थापना को मंजूरी दी। ये सही है दोस्तों। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है दोस्तों। याद रखिएगा मेन रूप से तीनों सही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे समझिएगा इसरो का फुल क्या होता है? एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना कब हुआ था? ये 1969 को हुआ था इसरो का स्थापना। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है वो सोमनाथ है दोस्तों। इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं। ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या दोस्तों? ये सभी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मास्को यानी कि मास्को किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है। मास्को रूस में भी इसरो की तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना को मंजूरी दी। इस यूनिट में इसरो यानी कि ISRO के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे जो शोध और प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले घटनाओं के क्रम के बारे में तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम वर्ष 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए 38 नंबर है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह कौन सा वर्ष है दोस्तों? वह है 2001 में हुआ था। कब हुआ था? गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप जो आया था ये कब आया था? 2001 में आया था, ठीक है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर सवाल। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 39 नंबर सवाल है दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा क्या कह रहा है। 39 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की, ये सही है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप
भारत ने जीता है दोस्तों, ये भी सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, ये भी सही है दोस्तों, याद रखिएगा। ये यानी कि 1 2 3 सही है। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों कि 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। और बाकी 1 2 3 क्या है दोस्तों, ये सही। यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 1 2 और 3 सही है, चौथा ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में 13 जनवरी से 13 फरवरी 2018 तक चला। फाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर चौथी बार इस विश्व कप को जीता। वर्ष 2022 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज में 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के मध्य हुआ था। इस विश्व कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को पराजित कर 5वीं बार विश्व कप विजेता बना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये 1977 को किया गया था, 1977 को किया गया था भारत में पहली आर्थिक जनगणना, ठीक है। तो भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना यानी कि इकोनॉमिक सेंसस वर्ष 1977 में की गई थी। वर्तमान में वर्ष 2019 से 7वीं आर्थिक जनगणना चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे आर्थिक जनगणना है, यहाँ पे वर्ष है। प्रथम आर्थिक गणना कब हुआ 1977, द्वितीय आर्थिक गणना कब हुआ 1980 में, तृतीय कब हुआ था 1990 में, चतुर्थ हुआ था दोस्तों 1998 में, पांचवी कब हुआ था 2005 और छठी 2013 में हुआ था, ठीक है। सातवीं हुआ था दोस्तों कब 2019 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 41 नंबर सवाल आपके सामने है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए दोस्तों, ये हुआ था 7 चरणों में, ठीक है। याद रखिएगा 17वां जो लोकसभा चुनाव हुआ था ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो 17वें लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरणों यानी कि 7 फेज में संपन्न हुए थे, ठीक है। चलिए अगला है 42 नंबर सवाल। देखिए 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है। कौन बना है दोस्तों, याद रखिएगा ये बना है दोस्तों सुल्तान अब्दुल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुल्तान अब्दुल्ला जो है ये मलेशिया का 16वां राजा बना है। मलेशिया राजधानी क्या होता है दोस्तों, कोलालमपुर जो है ये मलेशिया की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला है, इसका देखेंगे हम लोग मेन रूप से डिस्कशन। तो यहाँ पे समझिएगा कि जनवरी 2019 में सुल्तान अब्दुल्ला, ठीक है, अहमद शाह मलेशिया के 16वें राजा बने हैं। अगला है दोस्तों 43 नंबर सवाल कि समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। ये दोस्तों पारसी धर्म के सुधारों से था। कौन सा धर्म, पारसी, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला का जो संबंध है ये किस धर्म के सुधारों से था, तो पारसी धर्म के सुधारों से था, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझिएगा कि समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला एक एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था जो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1851 ईस्वी में बॉम्बे यानी कि वर्तमान मुंबई से शुरू किया गया था। इस समाचार पत्र का संबंध पारसी धर्म के सुधारों से था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 44 नंबर सवाल। देखिए 44 नंबर सवाल है कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है दोस्तों, ये कौन है, तो कलराज मिश्र। याद रखिएगा कि वर्तमान में भी कलराज मिश्र है दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए 1 सितंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कलराज मिश्र को नियुक्त किया गया। वर्तमान में भी कलराज मिश्र ही राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 45 नंबर सवाल कि ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा। याद रखिएगा बीजाणु गठन द्वारा ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस में जनन होता है दोस्तों, किसके द्वारा, तो बीजाणु गठन द्वारा, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस में जनन मुक्ता बीजाणु गठन द्वारा होता है, ठीक है। अगला है 46 नंबर सवाल कि अरुण 3 यानी कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है दोस्तों, ये स्थित है नेपाल में, ठीक है। याद रखिएगा अरुण 3 जल परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, काठमांडू, ठीक है। याद रखिएगा भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू, श्रीलंका राजधानी क्या है दोस्तों, श्री जयवर्धने पूरे कोटे, ठीक है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है दोस्तों, तो पाक जल डमरू मत जो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में
स्थित है? इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अरुण नदी पर भारत के सहयोग से किया जा रहा है। यह 900 मेगावाट की परियोजना है दोस्तों, ठीक है। अगला 247 नंबर कि भारत के खालिस्तान राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया दोस्तों। ये कहाँ किया गया है? तो ये नागालैंड में किया गया है। याद रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया भारत में, किस राज्य में? नागालैंड। इसका राजधानी होता है दोस्तों कोहिमा, ठीक है। इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे, समझिएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो भारत के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला दोस्तों 48 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? कौन सा मार्ग? तो गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के? तो गौतम बुद्ध जो है मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो नेपाल में वर्तमान में पड़ता है। और इनका जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं वर्धमान महावीर, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 500 याद रखिएगा दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। और 400 याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी का, ठीक है। विश्वामित्र कौन है दोस्तों? तो विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के रचनाकार। याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के रचनाकार है, ठीक है। आइए यहाँ पे समझते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन के सभी दुखों के नाश हेतु अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया। यह अष्टांगिक मार्ग निम्न है। सबसे पहला क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है 49 नंबर सवाल। 49 नंबर है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कराची में हुआ था। याद रखिएगा कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि वर्ष 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि एक 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1925 में हुआ था दोस्तों कानपुर अधिवेशन, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किए थे। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 50 नंबर सवाल। देखिए 50 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया दोस्तों? किसके सम्मान में? तो ये स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। याद रखिएगा, स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल जारी किया है, ठीक है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि मार्च 2019 में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल, न्यू ब्लैक होल कॉइन स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया है। अगला दोस्तों 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, ये लॉर्ड कर्जन था। समझिएगा कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था? याद रखिएगा, प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। याद रखिएगा, पहले बार रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी, ठीक है, 1853 में। अगर हम लोग बात करते हैं कि मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे डिसीजन क्या है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। अगला दोस्तों 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था दोस्तों? याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं पुलिस सुधार, ये था दोस्तों, ठीक है। बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन का योगदान था। सेना व नायिक सुधार ये भी था। सती प्रथा पर रोक नहीं दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग का योगदान था। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ठीक है। यहाँ ये हम लोग यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं कि भारत के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन द्वारा पुलिस सुधार
सुधार, सेना व न्यायिक सुधार हेतु कार्य किए गए। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा उसके द्वारा ही की गई थी, लेकिन सती प्रथा पर रोक में उसका योगदान नहीं था। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लगाई गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 53 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 53 नंबर है कि पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है दोस्तों? ये केरल से। किस राज्य से है? केरल। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि पोकल्ली धान जो प्रोटीन और औषधीय गुणों से युक्त होता है कि खेती केरल के आलप्पा पुच्छा, एर्नाकुलम और त्रिशूर के तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में की जाती है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 54 नंबर सवाल। देखिए 54 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों? ये अनुच्छेद 26, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 26। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 26 सभी धर्मों, सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने, अपने स्तर पर धर्मांतरण या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं बनाने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार की गारंटी देता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला दोस्तों 55 नंबर सवाल। देखिए 55 नंबर सवाल है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? ये है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई संबंधित है ट्यूरिंग अवार्ड से। अगर हम लोग बात करते हैं कि ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा कि ट्यूरिंग अवार्ड एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा कंप्यूटर के क्षेत्र में अस्थायी और प्रमुख तकनीकी महत्व के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। सामान्यतः कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वर्ष 2021 का कंप्यूटिंग अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर जैक डोंगरा को दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 56 नंबर सवाल। 56 नंबर है कि नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया दोस्तों? ये किया गया है मेघालय में। याद रखिएगा, मेघालय में किया गया है। नोंग करेम डांस फेस्टिवल का आयोजन 2019 में कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। ठीक है, इसका हम लोग अगर डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का जो आयोजन मेघालय में किया गया, खासी जनजाति समुदाय के 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव का पेम्बलंग नोंग करेम उत्सव को ही लोकप्रिय रूप से नोंगरम महोत्सव उत्सव कहा जाता है। वर्ष 2022 में यह महोत्सव नवंबर माह में मेघालय में आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग दोस्तों। 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों दिसंबर 1946 में। याद रखिएगा, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्कशन हम लोग जब देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए 58 नंबर सवाल देखेंगे कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये गायन से संबंधित। किससे संबंधित है? गायन से। ठीक है, देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई पांडवानी गायन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 59 नंबर सवाल आपके सामने है कि पुंगा नूर एक नस्ल है किसका? तो गाय का। याद रखिएगा, पुंगा नूर एक नस्ल है किसका है दोस्तों? ये गाय की एक नस्ल है। ठीक है, आइए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए दोस्तों, पुंगा नूर छोटे कद वाली यानी कि ड्राफ गाय की एक नस्ल है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगानूर गांव से मानी जाती है। अगला दोस्तों 60 नंबर सवाल कि सेबी सेंट्रल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो सेबी का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा, स्थित है दोस्तों मुंबई में। याद रखिएगा कि मुंबई में सेबी का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग मेन डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना एक स्वायत्त विनियामक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए
अगला है दोस्तों 61 नंबर सवाल, देखिएगा यहाँ पे 61 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। 61 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई है, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था दोस्तों, ये भी सही है। आइए, यानी कि 1 से 3 तक तो सही है। अगर चौथा ऑप्शन देखेंगे हम लोग, देखिए चौथा क्या है कि डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही है दोस्तों, ठीक है। आइए यहाँ पे इसका डिस्कशन देखेंगे तो देखिएगा कि संसद द्वारा पारित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की स्थापना हुई। इस संस्था का मिशन है देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास हेतु ऐसी रीति एवं गति से परिस्थितियां सृजित और संपोषित करना जो भारत को उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने हेतु समर्थ बना सके। इसका उद्देश्य है उचित और पारदर्शी नीति व वातावरण प्रदान करना जो सभी के लिए समान अवसरों को प्रोत्साहित करता है तथा समुचित प्रतिस्पर्धा को सुलभ बनाता है। प्रश्नकाल की अवधि में डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के चेयरमैन यानी कि अगस्त 2015 से सितंबर 2020 तक थे, ठीक है। वर्तमान में इसके चेयरमैन डॉक्टर PD वघेला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 62 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा 62 नंबर की जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों, मैड्रिड, याद रखिएगा। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों, पेरिस। पेरिस जो है ये सीन नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है दोस्तों नॉर्वेजियन सागर या फिर कैप्सियन सागर। आइए 2 ऑप्शन और देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन और है दोस्तों। यहाँ पे है कि बोथनिया की खाड़ी या फिर बिस्के की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिस्के की खाड़ी। यहाँ पे देखिएगा कि बिस्के की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बिस्के फ्रांस के पश्चिम एवं स्पेन के उत्तर में स्थित अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जिसमें मौसम प्रायः तूफानी रहता है। यह जलराशि स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों, ये है दोस्तों याद रखिएगा नेपच्यून का, ठीक है। नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है हिप्पोकैम्प, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। इस चंद्रमा की खोज मार्क शोवाल्टर द्वारा हबल टेलीस्कोप से प्राप्त चित्रों के आधार पर जुलाई 2013 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर, ठीक है, भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है दोस्तों, ये है मिजोरम। याद रखिएगा कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि फोंगपुई, ठीक है, फोंगपुई जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो म्यांमार की सीमा के तट स्थित है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिताओ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल आपके सामने है कि कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। यह है दोस्तों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। याद रखिएगा कि कारकोता राजवंश का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, किसके इतिहास से है, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। यहाँ पे समझिएगा, डिस्कशन समझते हैं। देखिए कारकोटा या कारकोता कश्मीर का एक राजवंश था जिसने गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना अधिपत्य जमाया। कारकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, उसी के नाम पर इस वंश का नाम कारकोटा वंश पड़ा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 66 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, 66 नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है दोस्तों, ठीक है, ये सही है दोस्तों। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, ये भी सही है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, सही है। यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर चारों सही है दोस्तों, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। याद रखिएगा 1 2 3 4 चारों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देते हैं डिस्कशन। यहाँ पे समझिएगा कि ब्रह्मोस भारत और रूस, ठीक है, ब्रह्मोस जो है ये भारत और रूस द्वारा विकसित अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल प्रणाली है। यह 2 चरणों यानी कि प्रथम चरण ठोस बूस्टर एवं द्वितीय चरण
द्रव रैमजेट में चलने वाली मिसाइल प्राध्वनिक गति यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से चल सकती है। इसकी मूल उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक ही रखी गई थी, जिसे भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का सदस्य बनने के बाद अब नए संस्करण के तहत बढ़ाकर, ठीक है, बढ़ाकर 500 किलोमीटर और उससे भी अधिक किया जा रहा है। यह मिसाइल दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर काम करती है दोस्तों। अगला है 67 नंबर कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये किए थे कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि 1857 का क्रांति के समय वायसराय कौन था, वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा कि बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये रवीश कुमार को किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? रवीश कुमार को किया गया है 2019 में। देखिए यहाँ पे भारतीय टीवी पत्रकार रवीश कुमार एनडीटीवी को वर्ष 2019 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता में योगदान हेतु सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 69 नंबर सवाल आपके सामने है, यहाँ पे समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं 69 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कथन सही है? राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही है दोस्तों। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ये भी सही है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, नहीं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, चौथा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका देखते हैं हम मेन रूप से डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, के प्रतिमान प्रकट करने हेतु भारत में प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिवस यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों राजीव गांधी खेल रत्न सहित से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बजरंग पुनिया तथा दीपा मलिक को, वर्ष 2020 में यह पुरस्कार रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, ठीक है, विनेश फोगाट एवं रानी रामपाल को प्रदान किया गया। महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से वर्ष 2009 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगस्त 2021 में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 70 नंबर सवाल आपके सामने क्या है दोस्तों? 70 नंबर सवाल है, यहाँ पे समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, देखिए बांग्लादेश तो है ही, ठीक है, बांग्लादेश है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, देखिए बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश क्या है दोस्तों? सार्क का सदस्य है। भूटान भी है दोस्तों, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। सार्क में टोटल 8 देश शामिल है। कितना देश शामिल है दोस्तों? 8 देश शामिल है। अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें भारत भी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें भारत भी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, सार्क का जो मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, याद रखिएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ईरान की राजधानी तेहरान, श्रीलंका श्रीजयवर्धने पूरे कोटे, भूटान की राजधानी थिम्पू। यहाँ पे समझिएगा, ये इसका डिस्कशन देखते हैं, समझिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। इस संगठन का जो मुख्यालय काठमांडू में नेपाल में है। इसके सदस्य देश निम्न है: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है अगला 71 नंबर सवाल। 71 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों राम मोहन राय, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो दोस्तों ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किए थे, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। तो ब्राह्मण समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को गहन रूप से प्रभावित किया। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 72 नंबर सवाल आपके सामने है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा। यह है दोस्तों भाला फेंक से, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो दोस्तों ये भाला फेंक से संबंध से है, ठीक है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि नीरज चोपड़ा भारत के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है जो कि भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले या दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ष 2016 की IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप के अतिरिक्त वर्ष 2017 की एशियन एथलीट चैंपियनशिप तथा वर्ष 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों और गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। कौन? नीरज चोपड़ा। अगला है 73 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की थी? किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे। याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने किए थे, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज 1831 में माइकल फैराडे द्वारा की गई थी, जबकि स्वतंत्र रूप से इसकी खोज 1832 में जोसेफ हेनरी द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है 74 नंबर सवाल देखिएगा। 74 नंबर है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? दोस्तों कौन करता है? अनुच्छेद 65। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, ठीक है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान यह उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, ठीक है। अगला है दोस्तों 75 नंबर सवाल देखिए। 75 नंबर है कि मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया। यह है पशुधन नस्ल है, गुड़ है, ठीक है। आइए और देखते हैं ऑप्शन क्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हस्तकला है या फिर चित्रण कला है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्या होगा? सॉरी बी होगा दोस्तों। यानी सवाल क्या था कि मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया था। यह है गुड़ दोस्तों। क्या है? गुड़, ठीक है। आइए इसका देखते हैं डिस्कशन। देखिए केरल के इडुक्की जिले में, ठीक है, याद रखिएगा केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मरायूर यानी कि गुड़ जिसको सकरा को वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। पारंपरिक विधि द्वारा तैयार करने के कारण इस गुड़ को भौगोलिक संकेतक GI टैग हेतु चयन किया गया है दोस्तों। चलिए अगला है 76 नंबर सवाल देखिए। 76 नंबर की खाली स्थान के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा क्लोरोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, ठीक है। इसका डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि शैवाल एलिगी शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण करता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक हरा, लाल एवं भूरा पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों वर्णकों के आधार पर शैवालों के 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। क्लोरोफाइसी हरा वर्णक, ठीक है, रोडोफाइसी, ठीक है, और रोडोफाइसी यानी कि लाल वर्णक। उसके बाद है दोस्तों फियोफाइसी यानी कि भूरा वर्णक, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 77 नंबर सवाल देखिए। 77 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा सबसे पहला है वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिर्त है, नहीं ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? गलत होगा। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत हो। यानी कि वह लोकसभा का सदस्य
सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित है? नहीं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु वह भारत का नागरिक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित है। राज्यसभा के लिए, ना कि लोकसभा के लिए, यहाँ पे राज्यसभा बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, ठीक है। उपयुक्त विकल्पों में सी छोड़कर शेष सभी सत्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 78 नंबर आपका मैथ का सवाल है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 79 नंबर सवाल है। 79 नंबर सवाल है कि सियाचिन हिमनद स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन हिमनद, ये काराकोरम श्रेणी में है, याद रखिएगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। स्मारक रूप से यह भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 80 नंबर सवाल। 80 नंबर है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है 81 नंबर सवाल आपके सामने है कि वेरी नाग, ठीक है। वेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा झेलम नदी का, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, कि वेरी नाग झील से ही निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा चिनाब दोस्तों, ये चिनाब जो सबसे बड़ी सहायक नदी है किसका, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, ठीक है। याद रखिएगा वेरी नाग जो है दोस्तों, वेरी नाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। अगला है 82 नंबर कि 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा दोस्तों, कौन करेगा, तो ये जापान है। जापान किया दोस्तों, कौन, जापान जो 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया है दोस्तों। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया एक देश है दोस्तों जिसका राजधानी क्या होता है, कैनबरा। अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत टोक्यो के पास, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से यह वर्ष 2021 में आयोजित हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला 83 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, याद रखिएगा कैलोरी है दोस्तों, ठीक है। BTU ये भी है दोस्तों ऊष्मा की मात्रा। जूल भी है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फोन, ठीक है, फोन नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैलोरी, ठीक है, कैलोरी BTU अर्थात जूल ऊष्मा की इकाइयाँ हैं, जबकि फोन शुद्ध स्वर की तेजी यानी कि लाउडनेस फॉर प्योर टोन्स हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली इकाई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 84 नंबर सवाल देखिए। 84 नंबर सवाल है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, कौन है दोस्तों, तो मित्र शक्ति है। याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है दोस्तों मित्र शक्ति, ठीक है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति है। इस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण दिसंबर 2019 में पुणे में आयोजित हुआ था। अब एक 8वां संस्करण अक्टूबर 2021 में अम्पारा श्रीलंका में आयोजित हुआ था। अगला है दोस्तों 85 नंबर सवाल देखिए। 85 नंबर है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है दोस्तों, यह है दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क। याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो कौन सा है दोस्तों, तो यह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। याद रखिएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा अगर बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा दोस्तों, तो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 86 नंबर सवाल देखिए। 86 नंबर है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निकली में से किस वर्षों में हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1845-46 में हुआ था। याद रखिएगा 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध वर्ष 1845-46 में सिख राज तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस युद्ध में सिखों की पराजय हुई तथा मार्च 1846 में हुई लाहौर की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है।
चलिए अगला है 87 नंबर सवाल। देखिए 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। अगला है दोस्तों आपके सामने 88 नंबर सवाल आपके सामने है कि रंगना थिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक में। याद रखिएगा कर्नाटक में रंगना थिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि रंगना थिट्टू पक्षी बिहार कर्नाटक राज्य में स्थित है। वर्ष 1940 में स्थापित इस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 0.67 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला है 89 नंबर सवाल कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है दोस्तों। यह है 10.5। याद रखिएगा, देखिए पीएच मान का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 से लेकर 14 के बीच में होता है। याद रखिएगा 7 से यहाँ बीच में क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये 10 इसका दोस्तों 10.5 है पीएच मान, ये क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, अगर 7 रहता है तो दोस्तों उदासीन, जैसे पानी का पीएच मान कितना होता है 7, तो ये क्या होता है दोस्तों उदासीन है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये क्या होता है दोस्तों क्षारीय होता है। अगला दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय कार्बनिक रसायन है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका पीएच मान लगभग 10.5 होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 90 नंबर सवाल। देखिए 90 नंबर सवाल है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। लिखी गई है दोस्तों मिल्क मैन। किसके द्वारा, मिल्क मैन पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा, तो एन्ना बर्न्स के द्वारा। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए बुकर पुरस्कार यानी कि फॉर फिक्शन बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा लिखित पुस्तक मिल्क मैन है। इसे वर्ष 2018 में उपयुक्त पुरस्कार हेतु चुना गया था। वर्ष 2022 हेतु यह पुरस्कार सिहान करुणा तिलका की पुस्तक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा को प्रदान किया गया है। अगला है 91 नंबर सवाल। देखिए 91 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। कीड़े के पंख, याद रखिएगा कीड़े के जो पंख है दोस्तों ये समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, बल्कि चमगादड़ के पंख है दोस्तों, पक्षी के पंख है और हाथ के बंदर के हाथ भी है। कीड़े के पंख नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखेंगे तो दिए गए विकल्पों में चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, बंदर के हाथ समरूपी अंगों के उदाहरण है, जबकि कीड़े के पंख समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। अगला दोस्तों 92 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ठीक है, जॉन बी गुडनेफ ये है दोस्तों। ठीक है, इनको दिया गया है। एम स्टानले विटकिंडम, ठीक है याद रखिएगा ये भी है दोस्तों। ठीक है, अकीरा योशिनो ये भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जॉर्ज स्मिथ जो है ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको नहीं दिया गया है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1901 में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। कितने दिसंबर को, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि वर्ष 2019 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडनेफ, एम स्टानले विटिंघम, ठीक है, तथा अकीरा योशिनो। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 का यह पुरस्कार कैरोलिन आर बार्टोजी, मोर्टेने पी वेल्डल तथा के बेरी सॉपलेस को प्रदान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं 93 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 93 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। ठीक है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है किसको, राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने शक्ति करना प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अक्षेपित प्रतीत होती है। अगला दोस्तों 94 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो सदस्य थे दोस्तों, सैयद मोहम्मद असादुल्ला भी थे, डॉक्टर के एम मुंशी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन? तो अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मिश्र तथा डी पी खेतना। अतः दिए गए विकल्प में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर सभी शेष प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला है 95 नंबर सवाल। 95 है कि 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट्स किस देश ने अनावरित किया है दोस्तों? किस देश ने किया है? ये जापान ने किया। किसने किया है? जापान। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि वर्ष 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट्स जापान ने अनावरित किया है। ये रोबोट्स व्हील चेयर प्रयोक्ताओं की मदद करेंगे। ठीक है। अगला 96 नंबर सवाल है कि नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन थे दोस्तों? यह है प्लिनी। याद रखिएगा, प्लिनी जो है नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम लोग इसके डिस्कशन देखेंगे तो नेचुरेलिस हिस्टोरिया द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी द एल्डर थे। अगला है दोस्तों 97 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। आइए ऑप्शन देखते हैं। 98 नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। यही दिशा देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या था कि 97 जो है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिए। देखिए दोस्तों, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ठीक है, 2019 मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैकाथॉन है। 25 अगस्त 2022 को फिनाले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 98 नंबर सवाल है। देखिए 98 नंबर सवाल आपके सामने है। ठीक है, 98 नंबर सवाल है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यह इजराइल का उत्पाद है दोस्तों। नहीं, गलत है। ये इजराइल का नहीं है दोस्तों, बल्कि पंछी जो है ये भारत का है। ठीक है, यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। ये सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं। ये भी सही है। यह भारत का उत्पाद है। ये सही है दोस्तों। यानी कि 1, 2, 3 और 4 होगा। ठीक है, 2, 3 व 4। ठीक है, देखते हैं 2, 3 व 4 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 3 व 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि पंछी एक मानव रहित विमान है जो निशांत नामक यूवी एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर लगे हुए हैं जिससे यह लक्ष्य को ढूंढने और उसका चिन्हित करने में सक्षम होगा। यह शुद्ध रूप से भारतीय उत्पाद है दोस्तों। आइए 99 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि इंटेंसिफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है दोस्तों? ये है दोस्तों टीकाकरण से। याद रखिएगा कि इंटेंसिफाइड जो है मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो यह है दोस्तों टीकाकरण से। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों के टीकाकरण हेतु 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के द्वारा यह गहन रूप से विस्तारित करने हेतु 8 अक्टूबर 2017 से इंसेंटिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक 2 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाना है। अगला दोस्तों 100 नंबर सवाल जो आज का लास्ट सवाल है दोस्तों। आइए देखते हैं 100 नंबर सवाल आपके सामने है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों भोगवा नदी किनारे। याद रखिएगा लोथल एक बंदरगाह है दोस्तों। क्या है? लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। लोथल जो ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं हड़प्पा रावी नदी किनारे से दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो लोथल खंबात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह या गोदीबाड़ा यानी कि डाक यार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो टोटल हम 100 सवालों को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों बिहार दरोगा के। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।